Hi, this is Dr. Ashok Tripathi welcoming you in my class. कल हम लोगों ने ऋग्वैदिक काल के राजनैतिक जीवन के ऊपर चर्चा की थी। आइए आज हम ऋग्वैदिक काल के सामाजिक जीवन के बारे में बातचीत करते हैं। तो ऋग्वैदिक कालीन जो समाज था वो उसमें मुख्य रूप से दो वर्ग थे। एक को कहा जाता था आर्य और दूसरा जो था वो अनार्य। इन दो वर्गों से मिलकर के बना था जो भी ऋग्वैदिक काल में सामाजिक आर्थिक विकास वगैरह हुआ, उसका आधार समाज ही था। और ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में हमें वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के विषय में जानकारी मिलती है। उसमें ये कहा गया है कि विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, उसकी बाहुओं से क्षत्रिय, उसकी जंघाओं से वैश्य तथा पैरों से शूद्र उत्पन्न हुआ है। तो इस तरह से ऋग्वैदिक काल में समाज का विभाजन चार वर्णों में व्यवसाय के आधार पर, ध्यान दीजिएगा, जन्म के आधार पर नहीं, व्यवसाय के आधार पर किया गया था। एक ही परिवार के व्यक्ति किसी एक व्यवसाय को कर सकते थे, यानी एक ही परिवार में आपको ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब मिल जाते थे। ये जातियाँ तो बाद में बनी काफ़ी आगे चल करके। अब जैसे अंगिरस ने कहा है कि मैं कवि हूँ, मेरा पिता वैद्य है, मेरी माँ अन्न पीसने वाली है, साधन भिन्न भिन्न हैं किंतु सभी धन की कामना करते हैं। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि एक परिवार में चार भाई हैं तो चार भाई चार वर्ण के हो सकते थे। जातियों का झगड़ा ये सब बाद में शुरू हुआ, उसके बारे में हम जब उत्तर वैदिक काल में और उसके आगे की बात करेंगे तब उस पर चर्चा करेंगे। परिवार, जैसे मैंने कल भी आपको बताया था, जिसको कुल कहते थे, समाज की सबसे छोटी इकाई होती थी। परिवार संयुक्त होता था, पितृ प्रधान परिवार था, लेकिन पत्नी का पर्याप्त महत्व था। ऋग्वेद में बाल विवाह का उल्लेख नहीं मिलता है और साथ ही साथ बहुपतित्व, यानी कि एक स्त्री कई पुरुषों से विवाह करे, इसको बोलते हैं बहुपतित्व। तो बहुपतित्व और बाल विवाह का उल्लेख नहीं मिलता है। स्त्रियों को अपना पति चुनने की पूरी स्वतंत्रता थी और अंतर्वर्ण विवाह भी होते थे दासों को छोड़ करके। विधवा विवाह भी प्रचलित था। नियोग प्रथा होती थी, यानी कि अगर किसी स्त्री को संतान नहीं हो रही है तो वह तब तक दूसरे पुरुष के साथ रह सकती थी, जो समाज जिसकी इजाज़त देता हो तो दूसरे पुरुष के साथ रह सकती थी, जिससे कि उसको जब तक वो गर्भवती ना हो जाए। अब जैसे आप उदाहरण के लिए देख लीजिए, पांचों पांडव जो थे वो अपने पिता पांडु के पुत्र नहीं थे, वो किसी न किसी देवी देवता के पुत्र थे। तो वो सब नियोग प्रथा से उत्पन्न हुए थे। ऋग्वेद काल में नारी की स्थिति अच्छी थी, काफ़ी अच्छी थी। उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा थी। बौद्धिक, आध्यात्मिक और सामाजिक जीवन में उसे स्त्री के रूप में, कन्या के रूप में, माता के रूप में पूरा सम्मान दिया जाता था। धार्मिक कार्यों में और धार्मिक उत्सवों में पुरुषों के समान वो भी अपना आसन ग्रहण करती थीं। उनको पूरी छूट थी, पार्टीज वगैरह में जाने की छूट थी। उनको घर की साम्राज्ञी कहा जाता था, घर की रानी कहा जाता था। गृह स्वामिनी और सहधर्मिणी शब्द का प्रयोग होता था। कन्याओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने का पूरा अधिकार था। यानी ऋग्वेद का काल का जो समाज था ऋग्वैदिक कालीन का, वो बहुत ही अच्छा समाज था, बहुत ही एडवांस था, हम कह सकते हैं। तो स्त्रियों को सभाओं में सम्मिलित होने का अधिकार था, उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। तो उनको जो है सभावती संज्ञा से भी अभिहित किया जाता था, क्योंकि वो सभाओं में भाग ले सकती थी। एक स्थान पर वधू के लिए यह शुभकामना की गई है कि वे सभा में आत्मविश्वास के साथ बोलें। इसी तरह से एक दूसरे स्थान पर ऋग्वेद में लिखा गया है कि उपस्थित सभ्यों में वधू को देखने के लिए कहा गया है। कुछ स्त्रियां अपने रण कौशल के कारण रणभूमि में भी अपने पति का साथ देती थीं। अब जैसे आगे चल के आप देखिए, रामायण काल में कैकेयी ने कभी राजा दशरथ की जान बचाई थी, इसीलिए उसने 2 वरदान मांगे थे और रणभूमि में उनके साथ थी। तो ये ऋग्वेद में भी इसका उल्लेख मिलता है कि स्त्रियां रण कौशल के कारण अपने
कई बार युद्ध भूमि में भी अपने पतियों का साथ देती थी। इसी तरह से आप देखिए बहुत सारी स्त्रियां जो थीं बहुत विद्वान थीं, जैसे घोषा, लोपामुद्रा आदि वैदिक, अपाला, गार्गी, ये सब जो है वैदिक स्त्रियों, ऐसी वैदिक स्त्रियां थीं जिनकी गणना ऋषियों में होती थी। इनको ऋषि कहा जाता था। इन्होंने मंत्रों की रचना की थी, उन्होंने वैदिक सूत्रों की रचना की थी। पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। स्त्री को घूमने फिरने की पूरी स्वतंत्रता थी। परिवार पितृसत्तात्मक होने के कारण स्त्रियों का आर्थिक अधिकार पुरुष के बराबर नहीं था, परंतु गृहस्वामिनी थी वो, और यही कारण था कि पति की संपत्ति के ऊपर उनका पूरा अधिकार था। पुत्र की तरह पुत्री को भी उपनयन, शिक्षा, दीक्षा इत्यादि यज्ञ आदि का अधिकार था। कभी कभी कन्याएं बड़ी उम्र तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करती थीं। अब जैसे मैंने आपको बताया, लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, विश्ववारा, अपाला, गार्गी, ये सब जो है विदुषी स्त्रियां थीं और इन्होंने वैदिक ऋचाओं की रचना की थी। पिता की संपत्ति का अधिकारी पुत्र होता था, पुत्री नहीं। किंतु यदि पुत्री ही पिता की एकमात्र संतान हो तो उत्तराधिकार उसे ही मिलता था। गोद लेने की प्रथा भी प्रचलित थी। वह अब हम बातचीत करें कि वेशभूषा वगैरह की, तो ऋग्वेद काल में जो वेशभूषा थी उसमें 2 वस्त्र पहनते थे स्त्री पुरुष। एक को बोलते थे अधो वस्त्र, अधो का मतलब आप जानते हैं नीचा, नीवी बोलते थे उसको, और एक उत्तरीय था जो ऊपर से ओढ़ लेते थे। तो वस्त्रों पर कभी कभी कढ़ाई भी होती थी। वस्त्र जो है वो कॉटन के या कपास के, ऊन के और रेशम के बने हुए होते थे, जिनका उल्लेख हमें ऋग्वेद में मिलता है। मृगचर्म इत्यादि भी कुछ लोग धारण करते थे। और स्त्री और पुरुष सभी विभिन्न प्रकार के आभूषण पहनते थे। सभी आभूषण प्रिय थे। कानों के आभूषण, गले के आभूषण, हाथों में कड़े, पैरों में खड़वे, पैरों के आभूषण, वक्षस्थल पर सुनहरे, आप जिसे आप क्या कहते हैं, पेंडेंट कहते हैं, पेंडेंट्स वगैरह भी हमें मिलते हैं। मड़ियाँ हैं, बालों के आभूषण हैं। तो बाल को पीछे की ओर बांध लिया जाता था, शॉल ओढ़ा जाता था। कुछ लोग दाढ़ी रखते थे। और क्षौर क्रिया, या जिसे कहते हैं कि दाढ़ी बाल बनाने की भी प्रथा थी। नाई का भी उल्लेख आया है नापित के रूप में। जहाँ तक खाने पीने का सवाल है, तो खाने पीने में बहुत सारी चीज़ें, अब चूँकि वो लोग गाय पालते थे तो गाय पालने के कारण दूध से बनी हुई जो वस्तुएं होती थी वो उनके मुख्य खाद्य पदार्थ थे, जैसे घी, दही, खीर इत्यादि जो है, पनीर, मालपुआ, तो ये सब चीज़ें खाते थे। सत्तू, मांस का भी प्रयोग होता था। गाय को वध के अयोग्य कहा गया है। सुरा या शराब को निंदनीय समझा जाता था। उसे पीकर लोग सभा समितियों में आपस में लड़ते थे, इसलिए उसे निंदनीय कहा जाता था। सोमलता को कूट करके सोमरस तैयार किया जाता था। यह पेय देवों को बहुत प्रिय था। कहते हैं कि सोमरस जो है वो एक मादक जड़ी बूटी होती थी जो बहुत आनंद देती थी। इसका बार बार उल्लेख आया है। जहाँ तक मनोरंजन के साधनों की बात है, तो ऋग्वेद काल के लोग जो है बहुत ही खुशमिजाज किस्म के लोग थे। जीवन में पूरा रस लेते थे, पूरा जीवन का आनंद लेते थे। और उनकी इस प्रवृत्ति का परिचय उनके विभिन्न क्रियाकलापों में हमें दिखाई देता है। आमोद प्रमोद के विभिन्न साधन का वो प्रयोग करते थे। अब जैसे उसमें, जैसे आजकल आप लोग एथलेटिक्स देते हैं, दौड़, घोड़ों की दौड़, पासे खेलना, नृत्य करना, संगीत सुनना, गाना बजाना, नृत्य करना, नाचना, तो ये सब उनके मनोरंजन के साधन थे। शिकार करते थे कुछ लोग। आखेट शब्द का उल्लेख बार बार आया है। ऋग्वेद में जिन पशुओं का वध किया जाता था उनमें हरिण, सिंह, हाथी, सूअर, भैंसे जैसे पशु उल्लेखनीय हैं। उसके अलावा द्यूत क्रीड़ा, जिसे कहते हैं जुआ खेलना, द्यूत क्रीड़ा का भी उल्लेख है यक्षों के द्वारा। और हालांकि इस कर्म को निंदनीय माना जाता था, फिर भी उसका प्रचलन था। उससे लोगों का सर्वनाश हो जाता था। जुआ खेलने से ऋण उतारने के लिए अपने आप को दूसरे के यहाँ दास तक बनाना पड़ता था। एक स्थान पर एक द्यूत व्यसनी को पिता की डांट फटकार भी सहनी पड़ी थी, ऐसा उल्लेख है।
मेला, त्यौहार, उत्सव इत्यादि मनाते थे। सब स्त्री और पुरुष, युवक और युवतियाँ स्वतंत्रता से इनमें भाग लेते थे। अब आइए थोड़ा सा उनके आर्थिक जीवन पर भी बातचीत कर लें। तो ऋग्वेद कालीन संस्कृति जो थी वो ग्राम प्रधान थी। आप ध्यान रखिएगा, सिंधु घाटी की सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, लेकिन ऋग्वेद कालीन जो सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता थी। गांव समाज की सबसे छोटी इकाई होती थी परिवार के बाद। खेती योग्य भूमि को उर्वरा अथवा क्षेत्र कहते थे और कई बैलों से हल चलाने के उल्लेख हमें मिलते हैं। 6 बैल, 8 बैल या 12 बैल या यहाँ तक कि 24 बैल का भी इस्तेमाल करते थे वो लोग खेती बाड़ी करने के लिए। खेती की सारी क्रियाएं, जुताई, बुआई, सिंचाई, कटाई, दमाई आदि सभी प्रचलित थीं। खाद का भी प्रयोग किया जाता था। मनुष्य को पीने के पानी के लिए कुएं वगैरह खोदने के बारे में भी उल्लेख है। पशुओं के लिए चरहियाँ बनाई जाती थी। कुएं से सिंचाई के लिए जो है वो चरस, बरत और गगरी घड़ा का प्रयोग किया जाता था। और तालाबों के द्वारा, नहरों के द्वारा भी सिंचाई होती थी। ऋग्वेद में कई स्थलों पर वर्षा के लिए प्रार्थना की गई है कि हे इंद्रदेव वर्षा कराइए जिससे खेती अच्छी हो। गेहूँ और जौ ये प्रमुख उपज थी। विभिन्न प्रकार की दालों की भी खेती होती थी, तिल की भी खेती होती थी और कृषि के साथ साथ पशुपालन भी करते थे आर्य लोग। अब जैसे वो गाय, बैल, घोड़े, गधे, खच्चर, कुत्ते, भेड़ें और बकरियां आदि पालते थे। ये पालतू जानवर थे और इनसे तरह तरह के काम लेते थे। जैसे आप जानते हैं कुछ खेती के काम आते थे, कुछ दूध वगैरह के लिए गायें वगैरह पालते थे, कुछ सामान ढोने के लिए जैसे गधे खच्चर वगैरह होते थे, कुत्ते जो है सुरक्षा के लिए होते थे, भेड़ें वगैरह जो है वो बकरियां दूध के साथ साथ जो है इनके बालों से ऊन बनाया जाता था। सवारी के लिए भी जो है घोड़े काम आते थे। तो इस तरह से उपर्युक्त उद्योगों के अतिरिक्त और भी जो है बहुत सारे अब कुछ व्यापार वगैरह भी कर लेते थे छोटा मोटा। अब जैसे बढ़ई आप जानते हैं लकड़ी का काम करने वाले, लोहे धातु का काम करने वाले। अभी लोहा नहीं मिला था लेकिन आगे चल कर के हम देखते हैं कि संभवतः इन लोगों को लोहे की जानकारी होने लगी थी ऋग्वैदिक काल के आखिरी दिनों में। स्वर्णकार, चर्मकार, कताई बुनाई करने वाले, धुनाई करने वाले, वैद्य का काम करने वाले, पत्थर कूटने वाले और तरह तरह के कलाकार, रथ बनाने वाले, इन सब का उल्लेख हमें ऋग्वेद में मिलता है। तो ऋग्वेद में व्यापारी के लिए वणिक शब्द का प्रयोग हुआ है। वणिक यानी जो व्यापार करते थे, वही आजकल बनियों को वणिक कहा, आजकल के समय में बनियों को वणिक कहा जाता है जो वैश्य हैं। तो वस्तुओं के विनिमय की प्रथा थी, यानी रुपया पैसा नहीं चलता था, कोई सिक्का नहीं चलता था, वस्तु दे करके वस्तु खरीदा जाता था। यानी आपने किसी को चना दे दिया, उससे गेहूँ ले लिया। कहने का मतलब यह है कि एक वस्तु दे करके दूसरी वस्तु ले ली जाती थी। ऋण वगैरह का लेन देन जो है वो भी होता था। ब्याज का भी प्रचलन था। समुद्री व्यापार भी होता था क्योंकि समुद्र का उल्लेख भी आया है, समुद्र से प्राप्त होने वाले धन का उल्लेख हुआ है। और एक स्थल पर जहाज के समुद्र में टूटकर डूब जाने का भी उल्लेख हुआ है। तो इससे लगता है कि वो लोग इसका भी व्यापार करते थे। बाकी अंतर्देशीय व्यापार होता था देश के अंदर ही, जो कि जल और थल दोनों मार्गों से होता था। हमें बहुत सारे स्थानों के नाम मिलते हैं, बहुत सारे, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारी वस्तुएं बनाना सीख लिया था उन्होंने। जो उद्योग थे उस समय के, अभी मैंने आपको बताया कि लकड़ी का काम करने वाले बढ़ई कहे जाए, बढ़ईगिरी करते थे। धातु कर्म यानी जो धातुओं का काम करते थे। स्वर्णकार यानी जो सोने चांदी के गहने बनाते थे। चर्मकार यानी जो चमड़े का काम करते थे। कताई करने वाले, बुनाई करने वाले, इसी तरह से कुछ लोग डॉक्टर्स थे, वैद्य जिन्हें आयुर्वेदाचार्य कहा जाता था। तो बहुत सारे उद्योग धंधे थे। अब जैसे आप ऋग्वेद पढ़ेंगे तो आप देखिए जिन वस्तुओं का वो इस्तेमाल करते थे। मिट्टी के बर्तन बनाना जो है बहुत महत्वपूर्ण उद्योग था। ढेर सारे मिट्टी के बर्तन हमें खुदाइयों में मिले हैं तरह तरह के। तो ये सब चीज़ें जो है उस काल की आप कह सकते हैं कला कौशल की उन्नति को प्रदर्शित करने वाले हैं। तो इस तरह से आज मैंने आपको ऋग्वैदिक काल के सामाजिक और आर्थिक जीवन के बारे में बताया। अब कल आगे इसको और आगे बढ़ाएंगे, ऋग्वेद काल के विद्या, शिक्षा, धर्म, दर्शन पर बातचीत करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
धन्यवाद।